जीएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं वसीम अंसारी आपका जीएस यहाँ पर इस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर जीएस जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको हर एक तरह का जीएस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो जीएस में हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इतिहास, और इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास को हम किस तरह से पढ़ते हैं और उसको कैसे पढ़ना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल बेस से आज हम यहाँ पर अपने ख़ुद को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है हम ये देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से जो है डील करना चाहिए। ठीक है, चाहे हम वनडे एग्ज़ाम की बात करें या अगर हम बात करते हैं जिसमें सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं उसके भी, तो जिस भी जीएस को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जीएस में बेसिकली स्टूडेंट क्या करते हैं वो रटने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनको पढ़ते हैं और रटते हैं। लेकिन जीएस रटने की कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली जिस तरह से हम मैथ को पढ़ते हैं और अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वैसे ही जीएस यानी जनरल स्टडीज़ जो हमारा है वो उसको भी हम एक कंसेप्चुअल बेस पर समझते हैं। तो एक लंबे टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक हम उसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम स्टडी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और हिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करेंगे आधुनिक भारत की। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में अगर हम देखें, इतिहास में नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो इतिहास हमारे पास, जब हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो आप खुद को तैयार करते हैं और उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, तो पहले उसको किस तरीके से पढ़ना है और उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली पुटअप किए जाते हैं, वो चीज़ को, पेपर पैटर्न को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो बेसिक हम इस प्लेटफॉर्म पर जो जीएस को कवर करने की कोशिश करेंगे वो जीएस हमारा यूपीएससी, यूपी SSSC, यूपी PCS और अदर स्टेट लेवल या एसएससी को भी हम इसमें काउंट कर लें। जितना भी जिसमें भी जीएस पूछा जाएगा उसको बेसिकली हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ख़ासकर हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये दो पेपर जो हैं वो रहेंगे। एक तो यूपीएससी और दूसरा हमारा है यूपी PCS। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में, इसी के पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हुए किस तरह से हमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें देखना होती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँ तो जैसे अगर हम वनडे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसी के रिस्पेक्ट में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इतिहास, तो मैं इतिहास की पहले बात कर रहा था। इतिहास सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट किया है, तो इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि जो इतिहास है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इतिहास को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा प्राचीन इतिहास, और दूसरा हमारा मध्यकालीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरे नंबर का जो इतिहास आता है वो आता है हमारा आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर है वो ये आधुनिक इतिहास से है। और आधुनिक इतिहास को हम पहले पढ़ेंगे। क्यों आधुनिक इतिहास को हम पहले पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर हम उसको मैं आधुनिक इतिहास को पढ़ लेते थे तो क्वेश्चन ज़्यादातर आधुनिक इतिहास से ही बनते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास से ना बने, प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन बनते हैं और मध्यकालीन इतिहास से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, कैसे जो थी कि भारत में यूरोप की कंपनियां आना स्टार्ट हुई और जो है उन्होंने कैसे कैसे अपने व्यापार को डेवलप किया और कैसे कैसे वो कंपनियां जो थी वो भारत पर जो थी एक तरह से जो है उन्होंने कब्ज़ा करने की यानी नियंत्रण करने की कोशिश की। किस तरह से उन्होंने सत्ता में जो थी वो दखल अंदाजी अपनी शुरुआत उन्होंने व्यापार से की, और व्यापार से किस तरह से जो है उन्होंने
जो है भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, वो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पेपर का पर्सपेक्टिव है, जो हम कंसेप्चुअल बेस पर इतिहास को क्यों पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर और राइट डाउन कर देता हूँ कि आधुनिक, सपोज डेट ये एक क्वेश्चन है, यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। भारत की समुद्री मार्ग की खोज नहीं, इसने भारत की खोज समुद्र मार्ग द्वारा, भारत की खोज समुद्र मार्ग द्वारा किसने की। तो इसका आंसर में बेसिकली अगर मैं लिखूं तो आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर मैं इसको लिखता हूं तो ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी दोनों, डी नन ऑफ दीज, हमारा कोई नहीं। अब ज़रा इसको देखने की, समझने की कोशिश करें कि आखिर हमें क्यों समझना है इतिहास, या हम जिस भी एक जीएस के बारे में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्यों गहराई में हमें उसको पढ़ना होता है और कंसेप्ट को हमें क्यों समझना होता है। ख़ासकर अगर हम बड़े लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी आ जाता है, उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों हमें वो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि भारत की खोज समुद्र मार्ग के द्वारा किसने की। तो आंसर इसका कोलंबस, वास्को डी गामा, और इनमें से कोई नहीं या दोनों इसमें से हो सकता है। दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन को देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, सेकंड टाइम इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों को भारत के वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। समझ रहे हैं आप, एक क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में शक्तियों को भारत के लिए, यूरोप की जो शक्तियाँ थी उनको भारत के लिए जो है क्यों उनको महसूस हुई। तो इसके कारण कई सारे लिखे हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन में है, ए ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन भी यहाँ पर भी गिवन है। यहाँ पर देखिए कि यह यूरोपीय देशों की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आवश्यक समझा गया। दूसरा है कि तुर्कों द्वारा नियंत्रित बहुतेरे मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। सी, उन्हें तुर्कों की खरीदे गए माल पर वास्तविकता से कई गुना अधिक मूल्य जो था वो अदा करना पड़ता था। तो अगर हम इसका आंसर देखें, और वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। नॉर्मली हमें बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 15वीं अगर इसके हम क्वेश्चन की बात करें तो आंसर क्या हो सकता है, या उपरोक्त सभी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव होता है या जो एक फॉर्मेट है पूरी तरह से, वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो फिर आई थिंक मुझे लगता है कि यूपीएससी क्लियर करना या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम या फिर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो हम इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे एक उसके दृष्टिकोण से कि पेपर पैटर्न में किस तरह के सवाल या किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर तैयार किया है। हालांकि इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद जो है हम आगे की ओर जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो पढ़ने की कोशिश आगे की ओर बढ़ते हैं। जब मैंने आपको बताया कि इतिहास हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि आधुनिक इतिहास, तो जब हम आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास, तो समुद्री मार्ग की, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि समुद्री मार्ग की खोज जो थी वो भारत की किसके द्वारा की गई, तो सिंपल सा आंसर वहाँ पे हमने वास्को डी गामा देखा। तो यहाँ पर जब हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख रहे हैं,
इसका मतलब सीधा सा यहाँ पर ये हुआ कि क्या ये जो कंपनियां थी ये क्या फर्स्ट टाइम भारत के अंदर एंटर कर रही थी, आ रही थी, या इससे पहले भी व्यापार कर चुकी थी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारत में कैसे कंपनियां आईं, किस तरह से कंपनियों का विलोप हुआ। ठीक है, तो हमें ये पहले ये जानने की स्थिति जानना ज़रूरी है कि भारत की जो भौगोलिक, इससे पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि एक जगह है भारत में, यहाँ कहीं इसको बोलते हैं गुजरात, और गुजरात में एक स्थान है लोथल। ठीक, लोथल। और इस लोथल क्या है कि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो लोथल से हमें ये पता चलता है कि ये एक क्या है, बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब जहाँ से विदेशी व्यापार के लिए जो है माल सप्लाई किया जाता है, मटेरियल जो है वो सप्लाई किया जाता है, और दूसरी जगहों से मटेरियल जो है वापस आता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है व्यापार करने का एक माध्यम था। बंदरगाह है, एक पोर्ट है, तो गुजरात में लोथल, हम जब उसको बारे में चर्चा करेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, और यहाँ से जो व्यापार होता था वो लगभग यूरोप के सभी देशों में हुआ करता था। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारत में हमें ये तो पता चल रहा है कि हाँ, प्राचीन भारत में जो था कि वो यूरोप के साथ साथ व्यापार था, और यूरोप के साथ व्यापार जो था वो हो भी रहा था। क्योंकि हम ये देखे, हमने थोड़ा बहुत अगर ये पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं, तो इसके बारे में आप जानते होंगे, और यूरोप का व्यापार भारत के साथ था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप की जो कंपनियां थीं, यूरोप के जो व्यापारी थे, या यूरोप में जो बिजनेस जो व्यापार चल रहा था, वो व्यापार अचानक से बंद हो गया, या संपर्क जो भारत का था वो कहीं ना कहीं टूट गया। क्या वजह हो सकती हैं, इसको हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने देखा कि किस तरह से टूटेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये देखते हैं पहले कि ये जो भारत है हमारे पास, ये भारत अपना, और ये यूरोप अफ्रीका का कुछ हिस्सा है, और ये हमने यहाँ पर यूरोप एक जो है मैप के ज़रिए इसको दिखाने की कोशिश की है। अब यूरोप ये है और भारत ये है। प्राचीन इतिहास में क्या होता था कि जो भारत है, यहाँ से भारत का जो अब ये जो हिस्सा है ये स्थलीय मार्ग है, और ये जो हिस्सा है ये पूरा पूरा हिंद महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर, हिंद महासागर यानी एक तरह से ये समुद्र मार्ग है। ठीक है, हिंद महासागर से जो रास्ता है वो समुद्र मार्ग का था। लेकिन जो भारत से जो व्यापार के यूरोप जो व्यापार करता था वो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और काला सागर होते हुए कुस्तुनतुनिया यानी यूरोप में एंटर कर जाते थे। और यूरोप का जो व्यापार था वो भारत के साथ इसी तरह से चलता था। हालांकि भारत का ये जो हिस्सा है ये पूरा जो हिस्सा था ये पूरा पाकिस्तान में था। पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो ये पाकिस्तान उस समय कुछ नहीं था, जो भी था वो भारत ही था। ठीक है, तो इसको भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, काला सागर और कुस्तुनतुनिया या यूरोप हम कह सकते हैं। तुर्की, और तुर्की के बाद यूरोप में कुछ इस तरह से एंटर कर जाया करते थे जब भारत से यूरोप के लोग जो थे वो मसाला जो थे वो सप्लाई करते थे। दूसरी बात यहाँ पर कि यहाँ पर एक तो ये रास्ता होता था जिससे भारत जो था वो व्यापार हुआ करता था। दूसरा रास्ता क्या होता था कि दूसरा रास्ता था कि जो समुद्र मार्ग से हुआ करता था। तो समुद्र मार्ग से जो भारत का जो मटेरियल जाया करता था, जिससे व्यापार करने का एक माध्यम था, वो था ये रास्ता हिंद महासागर से का छोटा सा हिस्सा होते हुए अरब में, और अरब से एंटर करके इटली, काला सागर, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर को पार करते हुए यूरोप में एंटर करते थे। ठीक, फिर ऐसा क्या हुआ कि 1453 में ये संपर्क जो था वो भारत का यूरोप से टूट गया। ऐसी क्या कंडीशन बन रही थी वहाँ पर कि जो भारत है वो यूरोप की कंडीशन ऐसी क्या हो रही थी कि भारत और यूरोप के बीच में जो है वो संपर्क टूट गया। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत और यूरोप किस तरह से है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं सब, ये एक हमारा थोड़ा सा एक हिस्सा है, हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। और ये हमारा एक
कौन सा सागर है? काला सागर। यहाँ पर देखेंगे तो ये तुर्की है, ठीक, और यहाँ पर यूरोप, ठीक, यूरोप। और ये जो सागर है इसको बोला जाता है काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर, ठीक। ये जो काला सागर या इसको मरमरा सागर के नाम से भी जानते हैं, ये सब पॉइंट आप नोट करते रहें। मरमरा सागर, मरमरा सागर, यानी ये क्या है? जल संधि है ये एक तरह की, जो कि यूरोप और तुर्की को अलग करती है, ठीक है। ये एक जल संधि है जो यूरोप और तुर्की को अलग करती है। ये यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक तरह से जो है हमारा काला सागर, ये एक सागर है जिसको पार कर करके तुर्की यानी एशिया के जो लोग हुआ करते थे वो भारत यूरोप में एंटर कर जाया करते थे। इस तरह से अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और काला सागर को पार करके यूरोप के इनके जो थे यूरोप में एंटर करते थे। फिर हुआ क्या कि यहाँ पर यूरोप में एंटर जब कर जाते थे, यहाँ से यूरोप का जो व्यापार था वो स्टार्ट हो जाया करता था। अब ऐसे क्या घटनाएं घटित हो रही थी? अब देखिए यूरोप में भी यहाँ पर कोई ना कोई एक देश होगा जिसमें पहली बार एंट्री करते होंगे, तो वो कौन सा देश था ये हम अभी देखेंगे आगे कि उस तरह का कौन सा देश था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से कि ये जो रास्ता था, मार्ग था व्यापार करने का, वो धीरे धीरे बंद हो गया। और क्यों बंद हो गया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने से पहले इतिहास में हम थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेंगे। विश्व इतिहास में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप यूरोप, तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की में एक कबीला था जिसका नाम था उस्मानिया। ये उस्मानिया कबीला जो था वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा था तुर्की में उस टाइम, और डेवलप्ड हो रहा था छोटे छोटे युद्ध करके जो था वो एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा था। और ये जो था उस्मानिया जो आगे चल करके एक उस्मानिया खिलाफत में बदल गया, या उस्मानिया सल्तनत इसे कहा गया। उस्मानिया सल्तनत में, ठीक, इतनी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूरोप की। तो यूरोप की जब हम बात करेंगे तो यूरोप में एक साम्राज्य आता है जिसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए। तो यूरोप में अगर हम बात करें तो एक साम्राज्य का नाम आता है जिसका नाम होता है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, इस रोमन साम्राज्य को दो भागों में डिवाइड किया हुआ था उस टाइम, जिसका एक हिस्सा था पश्चिमी रोम और दूसरा हिस्सा था पूर्वी रोम। समझ रहे? एक हिस्सा जो रोमन साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं, ये रोमन साम्राज्य जो हुआ करता था वो ये यूरोप का कुछ इधर का हिस्सा था। यहाँ पर ये आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा हुआ करता था इसी को रोम का एक साम्राज्य था जिसको रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और ये रोमन साम्राज्य जो था वो दो भागों में डिवाइड था, जिसको पश्चिमी रोम और दूसरा जो था वो पूर्वी रोम के नाम से जाना जाता था। जो पश्चिमी रोम था उसकी जो राजधानी थी वो रोम ही थी, बेसिकली इसको रोम के नाम से ही जानते थे। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? रोम। लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो कुछ अलग नाम था उसका, और उसका नाम था कुस्तुनतुनिया इसको बोलते हैं। इसका जो नाम था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। अंग्रेज जो लोग थे इसे वो कॉन्स्टेंटिनोपल
कहते थे, या इसको इसकी जो राजधानी थी इसको बैजेंटीना के नाम से भी इसको एक नाम और जाना जाता था, जिसको बेजंतिया कहते थे। और अरबी जो लोग हुआ करते थे वो इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। ये 3 कई इसके नाम थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूर्वी रोम की जो राजधानी थी वो कॉन्स्टेंटिनिया थी, कॉन्स्टेंटिनोपल थी, और बेजेंटीना इसको जाना जाता था, और ये कुस्तुनतुनिया जो था वो इसको अरबी लोग कहा करते थे। ये जो पूर्वी रोम था या पूर्वी रोम या जिसको कुस्तुनतुनिया कहा गया, ठीक है, ये जो कुस्तुनतुनिया थी ये ईसाई धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरह से जो है काफ़ी ऐतिहासिक थी, धार्मिक थी ईसाइयों के लिए। हो क्या रहा था कि ये जो था कुस्तुनतुनिया थी, ये जो उस्मानिया खिलाफत यहाँ पर धीरे धीरे जन्म ले रही थी और धीरे धीरे जाकर जो है बड़ी हो रही, जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी। यूरोप का यही वाला हिस्सा जो काला सागर को पार करके, जैसे मरमरा सागर के नाम से बोला गया, यहाँ पर एक जलसंधि होती है, उस जलसंधि का नाम होता है बासबोरा की जलसंधि। कौन सी? बासबोरा की जलसंधि। इस जलसंधि इसको ही बोला जाता है बेसिकली, इसको नाम याद रखें आप। बासबोरा की जलसंधि, काला सागर में एक जलसंधि थी जिसको बोला जाता है बासबोरा की जलसंधि या मरमरा सागर के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब जैसे ही यूरोप की उस्मानिया जो सल्तनत थी, इसने जो था यूरोप जो पूर्वी रोम है उस पूर्वी रोम को चुनौती दी और युद्ध के लिए जो है आमंत्रण किया। युद्ध दोनों में उस्मानिया सल्तनत और जो उस्मानिया सल्तनत थी और जो हमारा पूर्वी रोम था या रोम था, रोमन साम्राज्य जो पूरा था, इसको जो था जब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में क्या होता है कि जो पूर्वी रोम होता है वो पूरी तरह से हारता है, और हारने के बाद इस कुस्तुनतुनिया पर पूरी तरह से जो नियंत्रण कर लिया जाता है वो किसके द्वारा कर लिया जाता है? तुर्की के जो शासक होते हैं, जो उस्मानिया सल्तनत जो चला रहे होते हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से इसको पर कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह से जो तुर्की है, तुर्की का जो मार्ग है, तुर्की का जो यूरोप का जो कुछ हिस्सा है, या पूरी तरह से कहें कि रोमन साम्राज्य का जो पूरा हिस्सा था जो कि जाना जाता था ईसाइयत के लिए, वो पूरी तरह से किसके कब्जे में आ चुका था? उस पर किसका नियंत्रण हो चुका था? तो वो तुर्की के लोगों का नियंत्रण हो चुका था। तो यूरोप का ये हिस्सा या कुस्तुनतुनिया का ये हिस्सा पूरी तरह से जो देख रहे हैं आप, ये तुर्की का, ये पूरी तरह से अब किसके हिस्से में था? ये था तुर्की के लोगों के हिस्से में। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यूरोप का जो पहला शहर पड़ता है उसी को बोला जाता है कुस्तुनतुनिया, जिसको हमने यहाँ पर इसको बेजेंतिया के नाम से जिक्र किया है, वही कुस्तुनतुनिया भी उसको कहा जाता है। और ये कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंटर करते हुए ही पहली सिटी या पहली जो कंट्री है वो पड़ती है। बेसिकली इसको जो अरबी लोग थे वो कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे। तो आप देख रहे हैं कि मैप में अगर हम देखें भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम देखें कि जो भारत में जो आगमन हुआ करता था वो यूरोप का, वो कुछ इस तरह से हुआ करता था। लेकिन अब इस हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा किसका हो गया है? तो वो तुर्की के लोगों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। और यहाँ पर जो सिचुएशंस थी वो क्या थी कि अब अगर भारत से यूरोप के लोग, ठीक है, अब अगर भारत से यूरोप के लोग या यूरोपी जो थे वो भारत से कुछ व्यापार करने की कोशिश करते थे तो उन्हें विभिन्न देशों से होकर गुजरना पड़ता था। और उसके बदले में भौगोलिक स्थितियां भी यहाँ पर कुछ परिपूर्ण नहीं थी। जैसे कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, ईरान, यहाँ पर कुछ रेतीले इलाके और कुछ क्षेत्रफल, और यहाँ पर कुछ पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनको आने जाने में ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो था यूरोप का जो संपर्क था वो कहीं ना कहीं भारत से अब कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा था। और इस तरह से भारत जो था, भारत के साथ जो था वो यूरोप की स्थिति वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास कि यूरोप से जो था व्यापार टूटने क्यों लगा था। तो हमने देखा कि उस्मानिया सल्तनत जो थी वो, उसमें तुर्की की जो एक सल्तनत थी जिसका नाम उस्मानिया सल्तनत था, वो यूरोप पर कब्जा करती है। और यूरोप का कुछ हिस्सा जो है रोमन साम्राज्य बेसिकली, जिसको ज़्यादा नाम, जिसके जो एक पावरफुल या ईसाइयत के लिए बहुत ज़्यादा जो है धर्म से परिपूर्ण थी या धार्मिक स्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो पूरी की तरह से अब तुर्की के कब्जे में आ चुका था। तो इस तरह का ये जो मार्ग था वो 1453 में, कब 1453 यानी 53 में बंद कर दिया गया।
यहाँ से जो व्यापार था वो लगभग समाप्त हो गया। दूसरी चीज़ थी कि ये जो मार्ग बचा हुआ था हिंद महासागर के साथ होते हुए और हिंद महासागर से थोड़ा सा रास्ता कट करके अरब सागर की ओर बढ़ते थे और अरब सागर पार करके भूमध्य सागर और भूमध्य सागर पार करके जो है वो हमारा यूरोप यानी इटली और इटली के बाद पुर्तगाल और पुर्तगाल के बाद स्पेन, यहाँ से होते हुए पूरे विश्व में या पूरे यूरोप में जो थे वो भारत के लिए सप्लाई होने लगा था। लेकिन यहाँ से भी स्थितियाँ जो थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। क्यों बिगड़ रही थी? क्योंकि भारत से जब व्यापार जाता था तो अरब देशों से होकर गुजरना पड़ता था और अरब देश के जो लोग थे वो भारी टैक्स वसूला करते थे या मनमाने तरीके से जो है अपने जो टैक्स है वो कर लगाने की कोशिश करते थे, जिससे क्या होता था कि यहाँ पर अब जो व्यापार था वो भारत के लिए पूरी तरह से टूटने लगा था। तो यूरोप की कंडीशन जो थी कि यूरोप का समुद्री मार्ग के द्वारा प्रथम बार ही खोज किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्राचीन भारत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर यूरोप के साथ जो है व्यापार लगातार चल रहा था। लेकिन 1453 आते आते ये जो स्थितियाँ थी वो पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि यहाँ पर एक उस्मानिया सल्तनत थी जिसने कुस्तुनतुनिया और रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। साथ ही साथ जो हिंद महासागर का जो रास्ता था वो भी कंट्रोल करके ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी तरफ से क्या या अरबों की तरफ से जो था भारी टैक्स वसूलने की वजह से जो है वो रास्ता बंद हो गया था। तो आई होप आपको अब जो वो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। उसमें जो 3 से 4 ऑप्शन दिए गए थे कि जो वो गतिविधियाँ थी या तुर्कों का आगमन जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था, वो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। तो वो इस तरह से क्वेश्चन अगर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने ये जाना है कि बेसिकली किस तरह से 1453 तक आते आते भारत जो था यूरोप के साथ संपर्क टूटा और व्यापार जो था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से धीरे धीरे की ओर आगे की ओर चलती है। अब इतनी तरह से बंद होने के बाद खलबली का एक माहौल होता है और यूरोप भी कहीं ना कहीं एक पुनर्जागरण की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। वो भी एक विकल्प खोजने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत की जो है अब दोबारा से खोज की जाए या क्या भारत के लिए नए विकल्प के रास्ते हो सकते हैं कि हम भारत को किस तरीके से खोजने की कोशिश करें। इसके लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे किस तरह से भारत में 1498 में भारत की खोज जो थी वो दोबारा से समुद्री मार्ग के द्वारा की गई थी। और वो समुद्री मार्ग कौन सा था कि यहाँ पर तुर्की साम्राज्य का जो स्थानांतरण था या नहीं था, अगर था तो वो कितना था, क्या वो यूरोप के जो लोग थे वो उन्होंने जो है यहाँ पर तुर्कियों को पूरी तरह से पराजित किया या नहीं किया, वो हम आगे की वीडियो में जानने की कोशिश